Hello guys, welcome again to your YouTube channel Microbiology. So guys, after a long time I am back on YouTube. So today we discuss about the new chapter of our class 11th biology. The chapter name is cell cycle and cell division. देखना गाइज, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेडिकल के लिए। जो आप मेडिकल का टेस्ट दोगे जब कभी भी आप, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए तो ये है ही इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को हम रखेंगे टारगेट 90 प्लस सीरीज़ में। ठीक है, ठीक है ना गाइज। और ध्यान से सुनना, जो इसमें कॉन्सेप्ट्स जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। और इसमें बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे हम इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के सब पार्ट्स हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो इसको हम बेसिकली दो पार्ट में ही कवर करना है हमें से। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सेल साइकिल होती क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई सेल साइकिल क्या है। The process by which new cells are formed from their pre-existing cells is called cell cycle। ठीक है, देखिएगा गाइस क्या है। The process by which new cells are formed from their pre-existing cells is called cell cycle। यानी वो प्रोसेस जिसमें नए सेल्स फॉर्म होते हैं पुराने सेल्स से, उसी को हम बोल देते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब जो प्रोसेस है जिसकी वजह से नए सेल बन रहे हैं, चाहे वो सेल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, चाहे वो सेल ग्रोथ हो सकती है या डीएनए रिप्लिकेशन हो सकता है। ये जो डीएनए रिप्लिकेशन है मैं आपको अच्छी तरीके से एलेबोरेट करूंगा आगे के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया सेल साइकिल का डेफिनेशन, तो आपको ये समझने वाली बात है कि जितने भी इवेंट्स आपके सेल डिवीजन के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सेल डिवीजन के अंदर वो कहे जाते हैं सेल साइकिल। अगर आप अपने पेपर में लिखते हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा ये, लेकिन हालांकि ये भी अपने अंदर सही है। ठीक है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं इसके फेसेस ऑफ सेल साइकिल। सो बेसिकली यहाँ पे दो मेजर फेस है हमारे सेल साइकिल के। बेसिकली दो फेस है, इंटरफेस और एम फेस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इंटरफेस क्या है भाई। इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेस भी बोलते हैं, और इसमें प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की। ठीक है, ओके। इंटरफेस के और थ्री सब पार्ट्स होते हैं भाई। गैप वन, सिंथेसाइसिस फेस और एस फेस, एंड लास्ट इज G2 फेस या गैप टू फेस। ठीक है, हम समझेंगे एस फेस से। तो एस फेस क्या है, सिंथेसिस फेस। देखिएगा इसमें डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस होता है। ठीक है, इसमें यानी डीएनए का डिवाइडेशन होता है। कौन सी फेस में, सिंथेसिस फेस में। ठीक है, या सिंथेसिस कुछ भी बोल लीजिए आप। अगला गैप वन फेस। गैप वन में प्रिपरेशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन होता है। यानी गैप वन में प्रिपरेशन होती है सिंथेसिस फेस की। ठीक है, और इसमें सेल ग्रो होता है साइज में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से फेस में सेल ग्रो होता है साइज में। ये आपका इंपॉर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग का ये, और एमसीक्यू में ही पूछ लिया जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, अगला G2 फेस क्या है। इसमें आरएनए और प्रोटीन्स, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, चाहे वो अमाइनो एसिड हो सकते हैं, प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड भी हो सकता है। ठीक है, सिंथेसाइज होता है माइटोसिस के लिए। माइटोसिस बताऊंगा अभी आगे चल के। माइटोसिस एक डिवीजन फेस होती है। ठीक है, यानी एम फेस जो होता है। ठीक है, ओके। अब सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, यानी आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं G2 फेस में माइटोसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एम फेस।
एम फेस और माइटोसिस फेस, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल डिवीजन फेज इन विच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक प्लेस, ठीक है। इंटरफेस तो हमने समझ लिया क्या होता है, उसके तीनों पार्ट हमने अच्छे तरीके से समझ लिए, ठीक है। अब हम जो एम फेस है वो एक्चुअल डिवीजन फेस है, जिसमें रियल में डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है भाई? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का। और ये एक इक्वेशनल डिवीजन होती है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में आया इक्वेशनल डिवीजन क्या है भाई। देखो, इक्वेशनल डिवीजन कुछ नहीं है, बस जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में है उतने ही डॉटर्स में होंगे, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल के अंदर हैं उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर होंगे, वही इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आई, एप्लीकेबल ऑन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं भाई? सोमेटिक सेल्स यानी आपके बॉडी सेल्स जितने भी होते हैं, आपके हाथ पैर वगैरह, ठीक है, हाथ पैर वगैरह के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये क्या होते हैं भाई? कार्योकाइनेसिस, इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस, ठीक है। इसमें कार्योकाइनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, यानी एक न्यूक्लियस टू डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, यानी ये है तो इसके छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब समथिंग कॉल्ड है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, दोनों में। जैसे मान लीजिए 4n इसमें है तो 4n इसमें होंगे और 4n ही इसमें होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस। आप इस बात से समझिए कि कार्यो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यानी न्यूक्लियस प्लस डिवीजन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस डिवीजन। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस। अब हम डिस्कशन करेंगे कार्योकाइनेसिस को भी हम जो डिवाइड करते हैं वो 4 स्टेजेस से डिवाइड करके चलते हैं हम उनको, ठीक है, ठीक है ना। तो नेमली प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो पमेट, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो पमेट, ठीक है। इसका जो आपका सीक्वेंस ऑर्डर है आपको हमेशा माइंड में क्लियर होना चाहिए, चाहे आप इसको कहीं पे भी अपने माइंड में नोट डाउन कर लो, क्योंकि एक नंबर में आपसे एमसीक्यू में आसानी से पूछ लिया सकता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हम इनके स्टेजेस को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोफेस क्या है भाई। प्रोफेस, क्रोमेटिन फाइबर्स स्टार्ट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे ये सबसे पहले हमारा नया टॉपिक आया, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है भाई। क्रोमेटिन फाइबर्स एक टाइप के न्यूक्लियस इस तरीके से होता है, देखिएगा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई है और उसके अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं इस तरीके से। अभी दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए, ओके। ये आपका सेल हो गया, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, समथिंग कॉल्ड ऐसे होते हैं, ठीक है। ये कंडेंस होने लग जाते हैं, यानी ग्रुप में आने लग जाते हैं, यानी ये देख, ये ग्रुप में आने लग जाते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम बनाने लग जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये आपको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, देखिए, अब देखना थोड़ा सा, ये है, मतलब इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, ये है वो, ठीक है। ये कंडेंस होने लग जाते हैं क्रोमोसोम्स बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल इस तरीके से प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो मूव टुवर्ड्स पोल होता है, मतलब पोल की तरफ मूव करने लग जाता है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेल के एस्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके सेंट्रियोल चिपक जाता है, ठीक है, ठीक है ना।
और यहाँ से स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन कर देता है एस्टर से। कौन कर देता है? सेंट्रियोल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ठीक है, एस्टर से। और जितनी भी प्रोफेस में एक और लास्ट बात होती है कि जितनी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सारा डिसअपियर हो जाता है। आई होप आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्लियर होंगे, क्योंकि आपने 9th क्लास पढ़ी है, ठीक है। अगली बात देख लेते हैं हम, मेटाफेज क्या है। देखिएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स कंप्लीट एंड क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। यानी कंडेंसेशन मैंने बता दिया प्रोफेज में क्या हो रहा था। तो अब आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंप्लीटली बन जाते हैं और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, अब देखिएगा, एक सेकेंड, ये है, ठीक है, ये है क्रोमेटिड। ये क्या है? क्रोमेटिड, ठीक है। ये है नाइटोचोर। नाइटोचोर कुछ भी बोल लीजिए आप, नाइटोचोर बोलता हूं मैं तो इसे, ठीक है। ये है सेंट्रोमर, ठीक है, ये है आपका सेंट्रोमर, ओके। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, जो स्पिंडल फाइबर्स जो बने थे हमारे, आई होप आपको याद होंगे स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जहाँ पे जो एस्टर से प्रोड्यूस हुए थे, एस्टर से तो निकले थे वो। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखना, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बता दिया कि ये क्या होते हैं, क्रोमेटेड होते हैं, ये सेंट्रोमर होता है, ये नाइटोचोर होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारा स्पिंडल फाइबर जो थे, ठीक है, जो एस्टर से निकले थे, वो इससे नाइटोचोर से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी अटैच हो जाते हैं, ठीक है, मेटाफेज में, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, समथिंग कॉल्ड एज, इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। अभी और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इस तरीके से वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर अटैच मैंने आपको दिखाई दिए पहले ही, ठीक है। इसमें मेटाफेज में ये होता है। यहाँ तक आपको दोनों स्टेज क्लियर होंगे, आई होप। अब हम समझते हैं एनाफेज के बारे में। यहाँ तक मेटाफेज और प्रोफेज क्लियर होंगे, आई होप। अगर कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट, कुछ भी नहीं समझ में आया कहीं पे भी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल अगले पार्ट में इसका इलेबोरेट फॉर्म में समझा दूंगा जहाँ पे आपको दिक्कत है, ठीक है। एनाफेज में बेसिकली कुछ नहीं होता। मेटाफेज में क्या हुआ था, इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइंड हुए थे, अच्छा। बस एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमर से टूट जाएंगे, ठीक है। सेंट्रोमर जो हैं सारे क्रोमोसोम्स के स्प्लिट हो जाएंगे कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, ओके। और जो हाफ सेंट्रोमर हैं अपने क्रोमेटिड के साथ, उनको हम कहेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स, यानी इनको, इनको, ठीक है, डॉटर क्रोमोसोम, डीसी, ठीक है। दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ ऊपर नीचे जा रहे हैं, सिद्ध बात है, ठीक है। अब हम अगला स्टेज देख लेते हैं, टीलोफेज। द क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। अब बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होगा। प्रोफेज में क्या हुआ था भाई, क्रोमेटिन फाइबर्स चालू हुए थे, है ना, ठीक है ना, क्रोमेटिन फाइबर्स चालू थे क्रोमोसोम्स में। अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर्स में चालू हो जाएंगे, यानी बेसिकली इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो ऊपर बने थे इस तरीके से बन जाएंगे वो नीचे नीचे, ठीक है, ठीक है ना। अब जितनी भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब आ जाएंगे, यानी इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से आ जाएंगे सब कुछ, इस तरीके से सबका डिवाइड हो जाएगा। और ये जो बीच वाला ये है इक्वेटोरियल प्लेन, ये हट जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इस तरीके से आपके दो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। दिखा देता हूँ दो सेल इस तरीके से, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरीके से आपका न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो गया, ठीक है, ओके ना। हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं माइटोसिस फेज का, यानी माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं भाई। रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू डन बाय माइटोसिस। जब कभी भी आपकी चोट लग जाती है भाई, तो अब आपकी चोट लग गई, तो अगर आप उस पर कभी कुछ उस पर ठीक करने के लिए कुछ लगाते नहीं हो, लेकिन तब भी उस पर कुछ लेयरिंग्स रहती है और कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू माइटोसिस। एक और बात समझना, ये दो बात जो मैं बोलने आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रिजल्ट इन ट्यूमर। जब कभी भी ज़्यादा सेल ग्रो हो जाते हैं तो ट्यूमर की शिकायत हो जाती है। तभी कुछ लोगों का जो सर होता है बड़ा होता है, ठीक है, मतलब हो जाती है शिकायत, ज़्यादा सेल डिवाइड ना होने के कारण, ज़्यादा सेल बढ़ने के कारण ट्यूमर की शिकायत हो जाती है। और भगवान ने इंसानों में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो इक्वल कर रखा है। तो उस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को इसेंशियल इक्वल रखने के लिए ये जरूरी है माइटोसिस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ this chapter, cell division and cell cycle. In next part we will discuss about meiosis, ठीक है। So thank you for watching, keep loving and keep sharing, and if you have any doubt from this session, so please comment on comment section. I will solve as soon as possible. Thank you guys, be safe, be happy, we will meet in next video. Thank you, bye.